बच्चों ये लेक्चर नंबर 10 है एसिड बेस एंड साल्ट का। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा में दो तीन बातें पहले की तरह ही। केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मैं लास्ट में चर्चा करूँगा इस पर। तो यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है, 10 है। जितना प्रेजेंट रहता है उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया, Na2CO3.10H2O। नाम क्या हो जाएगा इसका केमिकल, तो सोडियम कार्बोनेट 10 को डेका, वाटर को हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और कॉमन नेम क्या बुलाते हैं इसको, वाशिंग सोडा बुलाते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि Na2CO3 को और भी क्या बोला जाता है कॉमनली, सोडा एस भी बोलते हैं, SODA सोडा एस। अब इसका आता है प्रिपरेशन पे। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सोल्वे, SOLVAY ए है सोल्वे, या इसी को और क्या बोला जाता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, सोल्वे और अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं। अब देखते हैं इसका कि प्रोसेस आखिर किस तरह से होता है। तो देखो पहला स्टेप इसमें क्या है, तो फर्स्ट स्टेप वही है जो हमने बेकिंग सोडा के लिए पढ़ा हुआ था। ये यानी यहाँ से क्या यानी NaCl + H2O + NH3 + CO2 जो हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया हुआ है पूरे डिटेल में। ठीक है, तो इससे हम लोग जैसे ही इसको करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता था, NaCO3, इसी को क्या बोलते थे, बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, PPT शॉर्ट में नीचे में लिख सकते हो, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, + NH4Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो NaHCO3 मिला है हम लोगों को, उस NaHCO3 को हम लोग क्या करते हैं, तो देखो इसको हम लोग सबसे ये कहा जाता है कि इसको हम लोग फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद ड्राई कर देते हैं। ठीक है, और ड्राई करने के बाद इसमें हम जब हीट देते हैं तो यानी एक लाइन में ऊपर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि द प्रेसिपिटेट कौन सा, यही NaHCO3 इज फिल्टर्ड। इसको क्या करते हैं हम लोग, फ़िल्टर करते हैं एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको ड्राइड कर लेते हैं। ठीक है, फिल्टर एंड ड्राइड। और उसके बाद क्या किया जाता है, इट इज़ हीटेड, देन इट इज़ हीटेड। अब हीट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, हमारे पास है NaHCO3। अब NaHCO3 को हम लोग को क्या करना है, हीट करना है। अब जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, Na2CO3 + CO2 और + H2O। ठीक है, CO2 मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए बता चुका हूँ मैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिए, मैं पूरे अच्छे तरीके से सबको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका और ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो देखो तीसरे स्टेप में बस इसको क्या कर देते हैं, जो Na2CO3 हम लोगों को यहाँ पे मिला है, इसको हम लोग 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाता है हम लोगों को क्या, Na2CO3.10H2O। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान में रखते हो तो एक तो आपका ये वाला प्रोसेस भी याद हो जाएगा। ये इसका प्रिपरेशन का प्रोसेस था, ये बेकिंग सोडा का था। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा वाले को हम लोगों ने क्या किया, फ़िल्टर करके ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद उसको हीट कर दिए। तो हीट करने के बाद हम लोग को Na2CO3 मिल गया और Na2CO3 को + 10H2O कर देते हैं। तो Na2CO3.10H2O का हम लोगों को मिल गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा ये समझ में आ गया कैसे इसका मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे में इसका, जैसे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसके बाद में, तो इसका भी प्रॉपर्टीज आएगा। तो इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो अगला हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसका क्या आएगा, मैं ऊपर और कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी में इसका क्या बोला जाता है, तो पहला प्रॉपर्टी इसका यह है कि यह जो होता है ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 जिसको बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह कैसा होता है, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और ये एग्जिस्ट कौन से फॉर्म में करता है, तो इट का मतलब कौन, वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में, तो डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में, यानी इट एग्जिस्ट्स इन डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों है, समझ में आ रहा है, 0.10H2O की वजह से डेकाहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा, डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 मॉलिक्यूल होता है किस चीज़ का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोलेंगे कि यह सॉल्युबल होता है पानी में, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और वाटर में सॉल्युबल होता है टू फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। और वाटर में सॉल्युबल अगर कोई बेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो हम लोग और भी लिख सकते हैं कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को टर्न कर देगा किस में, ब्लू में, ठीक है। तो ये सब आप ऊपर से ही देख सकते हो कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो सॉल्युबल इन वाटर हो गया जैसे ही, तब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे नेचर का है, ये अल्कलीन नेचर का है। और अल्कलीन नेचर का है तो ये क्या करता है, तो ये रेड लिटमस को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऐसे भी आप पूरा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, तो तीसरा प्रॉपर्टी में इसका यह बोला जाता है एक्शन ऑफ एयर, यानी हवा का इस पर क्या एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन ऑफ एयर। तो देखो क्या बोला जाता है कि जब इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हवा में छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसका देखा क्या गया है, सारा कुछ जो भी यहाँ पे दिखा जा रहा है सारा कुछ क्या है, सब कहीं ना कहीं इसको एक्सपेरिमेंट करा गया होगा, उसके बाद ही लिखा गया है। तो यह देखा गया कि जैसे ही हम लोग इसको हवा में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, अपना 10 में से 9 मॉलिक्यूल जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, उसको ये लूज कर देता है, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे इसमें कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन एयर देन इट लूजेज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद फॉर्म क्या करता है, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अब देखो 10 में से 9 चला गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 को बोलेंगे क्या, मोनो, यानी बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी क्या बोल देंगे हम लोग इसमें पूरे को, तो इसमें यह बोला जाएगा कि एक्शन ऑफ एयर में कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, शॉर्ट में समझ लोगे, वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट इन एयर इट लूजेज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 9 मॉलिक्यूल क्या कर देता है, लूज कर देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, एंड फॉर्म्स ए वाइट पाउडर, ठीक है। और जो बनता है वो वाइट पाउडर होता है बिल्कुल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो रिएक्शन इसका यह हो जाएगा कि हमारे पास था क्या, Na2CO3.10H2O, ये 10H2O है। अब इसको कहाँ पे छोड़ दिया हम लोग, एयर में एक्सपोज करके छोड़ दिया, मतलब एयर में रख दिया गया है, तो क्या बना देगा ये Na2CO3.H2O, ठीक है। और 9 मॉलिक्यूल जो इसका H2O का है वो कहाँ चला जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा या जो भी समझो, ठीक है, इसमें से हट जाता है, ठीक है। अब यह जो बचा इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और एक को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे कलर का होता है, तो ये वाइट पाउडर होता है, ठीक है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन और भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस ये पूरा हुआ कि लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ, और उसके बाद फॉर्म किस चीज़ का हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे जो हाइड्रेटेड साल्ट का, इसको और भी क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट है ये, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दी होल प्रोसेस इज कॉल्ड, दिख रहा होगा आपको शायद, हाँ, दी होल प्रोसेस इज कॉल्ड
इफ्लोरेसेंस इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर, यानी देख रहे हैं यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस लॉस वाटर का हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर एक लाइन में मेरे को बोलना रहे तो हम यह बोल सकते हैं कि जो वाशिंग सोडा जो होता है वो कैसा होता है? इफ्लोरोसेंट होता है, EFFLO, इफ्लोरेसेंट। ठीक है, तो एक प्रोसेस आप कभी कभी पूछ देगा कि वो वाशिंग सोडा को इफ्लोरेसेंट बोलते हैं क्यों? तो इफ्लोरेसेंट का मतलब अगर आपको पता है कि इफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर, यानी जैसे ही हम इसको एयर में एक्सपोज करके छोड़ देते हैं, रख करके छोड़ देते हैं, तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, यानी वाटर जो होता है वो लूज़ कर जाता है। लूज़ करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंट बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 इसका देखा प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या देखा कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एग्जिस्ट करता है डेकाहाइड्रेट फॉर्म में। दूसरा क्या बोले कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल, चूँकि ये बेस है तो इसको वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या बोलते थे? अल्कली। अब अल्कली है तो वो रेड लिटमस को क्या करेगा, यानी बेस है तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा हमने क्या देखा कि एक्शन ऑफ एयर, तो एयर का क्या एक्शन होता है? तो एयर का यह एक्शन होता है कि जब इसको हम लोग छोड़ते हैं हवा में तो क्या कर देता है? ये 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज़ कर देता है, और लूज़ करने के बाद एक वाइट पाउडर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, 9 को छोड़ दिया, अब 9 जैसे ही ये रिलीज़ कर दिया तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो लूज़ करने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। और इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या बोले हम कि स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ से पूरे से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वाशिंग सोडा होता है वो इफ्लोरोसेंट नेचर का होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। 3 प्रॉपर्टी हमने अभी आपको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है? तो चौथा प्रॉपर्टी यह होता है कि इसका एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, यानी हीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हीट देते हैं तो इस पर क्या होता है? तो 4th प्रॉपर्टी में हेडिंग दे दीजिए एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, और ऊपर से लिख देता हूँ एक्शन ऑफ हीट, यानी जब इसको हम लोग हीट करेंगे तब क्या होगा ये। तो देखो क्या बोला जाता है कि जैसे ही हम इसको 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में हीट करते हैं तब ये क्या करता है? जितना भी इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज़ कर देता है। ठीक है, यानी क्या बोला गया कि जो Na2CO3 है हमारे पास, इसको हीट करना है, और हीट करेंगे कितना से? तो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना से अगर हीट कर देंगे तब क्या बनेगा? पूरा वाटर ऑफ यहाँ पे 0.10 H2O। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या देखते हैं? या पॉइंट अगर H2O भी तुम लिखते हो पहले, पॉइंट फिर से लिख दे रहा हूँ, Na2CO3 पॉइंट H2O मान लेते हैं पहले लिखा गया है। इसको हीट किया जा रहा है एबव 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखा जाएगा कि Na2CO3 और प्लस जो H2O है वो साइड हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं Na2CO3 है, 0.10 H2O ही था, उसी को हम डायरेक्टली हीट कर दिए हैं कितने टेम्परेचर पे? सेम। ठीक है, तो क्या देखा गया कि Na2CO3 प्लस कितना हो जाएगा? 10 H2O हो जाएगा। यानी जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इसको क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना ध्यान में रहेगा कि जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा? एवोपोरेट हो जाता है। बस ऐसे याद रखो कि वाटर एवोपोरेट कर गया, यानी एक उड़ गया। ठीक है, बच गया सिर्फ क्या? Na2CO3। ठीक है, यानी ऑन हीटिंग एबव 373 केल्विन जो वाशिंग सोडा है वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं करता है, लेकिन पूरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। ठीक है, तो ये इसका 4 प्रॉपर्टी हुआ। Na2CO3 को याद रखिएगा क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। हीट का एक्शन क्या होगा? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बस ये लूज़ कर देता है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि क्या याद ध्यान में रखना है आपको कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज, यानी वाशिंग सोडा डज नॉट डिकम्पोज। वाशिंग सोडा जो होता है वो डिकम्पोज नहीं करता है। तो एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिएगा नोट में, वाशिंग सोडा डज नॉट डिकम्पोज, यानी ये डिकम्पोज नहीं करता है।
लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। ऐसा नहीं कि हीट किए तो पूरा डिकम्पोज हो जाए, तो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। बस ये क्या करता है, हीट करने के बाद तो जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको ये लूज़ कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक्शन ऑफ हीट, और ये 4 प्रॉपर्टी आपको वॉशिंग सोडा में पढ़ना था। अब हम लोग इसका पढ़ लेते हैं किस चीज़ के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, 2-4 प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ का क्या बोला जाता है कि इट इज़ प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो, सबसे पहला यूज़ क्या है इसका, कि कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। वॉशिंग सोडा है जो आपके घर वगैरह में है, तो पहला इसको यह लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स या वॉशिंग पर्पस, बस लिख दे रहा हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। ठीक है, या इसको और भी दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं कि क्लिनजिंग एजेंट, साफ़ करने के लिए कपड़ा को यूज करते हैं हम लोग। इसको और भी क्या बोलते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट, यानी क्लिनजिंग एजेंट की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ड्री वगैरह में। दूसरा यूजेज इसका क्या हो जाएगा, तो सेकंड यूज इसका यह है कि इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। खारा पानी जो है उसको भी ये सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी यूजेज में इसका क्या है, तो थर्ड यूजेज में इसका यह है कि इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। किस चीज़ में, पेट्रोलियम। इट इज़ यूज्ड इन, लिख लेना आगे में, पेट्रोलियम, PTROLEUM, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो क्या कौन कौन सा कंपाउंड, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन, आगे में लिख लेना, मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स। कुछ लिख दे रहा हूँ, कंपाउंड्स 2-3 कंपाउंड्स में कौन कौन सा हो जाएगा, तो कंपाउंड्स में जैसे हो गया सोप, हो गया सोप बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया ग्लास, हो गया पेपर, हो गया, ठीक है, कॉस्टिक सोडा हो गया, ETC। तो इन सभी चीज़ों को बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला में क्या है कि इट इज़ यूज्ड, एक तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, साइंस लैब में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, यानी लेबोरेटरी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं वेरियस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। तो ये इसका कुछ यूजेज हो गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है पूरे को। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वॉशिंग सोडा का ये समाप्त होता है। अगला हमारा स्टार्ट होता है कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लिख लेना अच्छे तरीके से बिल्कुल। नेक्स्ट अगला हेडिंग दे दीजिए, जो फोर्थ है हमारा, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं उस पर भी आऊँगा लास्ट में। पहले हम लोग पूरे जितना भी थ्योरी पोर्शन है हम लोग उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो देखो, इसमें भी 2-3 बातें शुरू से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किस कॉमन नेम ये सब वगैरह क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला इसका क्या देखते थे हम लोग कि केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो देखो केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। कॉमन नेम इसका क्या होता है, तो कॉमन नेम तो आपको पता ही है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। अब अगला स्टेप में हम लोग इसका क्या पढ़ते थे, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन में हम लोग इसका किस तरह से करते हैं, तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन वगैरह में डायरेक्टली पूछ देता है कि प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है,
जो हमारे पास सिलेक्ट लाइम था यानी CaOH का होल 2, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरीन गैस को पास करवा देते हैं। तो क्लोरीन गैस को जैसे ही पास करवाते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल एक स्टेप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है या प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या बोला गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको और भी क्या बोले, सिलेक्ट लाइम, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, इससे पास करवा देते हैं किस चीज़ को, तो क्लोरीन गैस को किस चीज़ का प्रिपरेशन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो जाता है प्लस H2O। ठीक है, एक लाइन ऊपर में आप चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई, ये ध्यान में रखिएगा कि ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई सिलेक्ट लाइम। ठीक है, यानी एक लाइन में मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई सिलेक्ट लाइम, यहाँ पे आप शॉर्ट लिख लोगे ड्राई सिलेक्ट लाइम। ठीक है, यानी ड्राई सिलेक्ट लाइम से क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, तो यही जो बना इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको। देखो जो इसका एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको हम लोग पैक कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, ताकि जो इसका क्लोरीन है, क्योंकि अभी हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि जैसे ही इसको हम लोग एयर में छोड़ देते हैं तो जो क्लोरीन है वो लूज हो जाता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ में इसका देखेंगे हम लोग, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कभी कभी पूछ देगा कि इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलने का कारण यही है क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम लोग पैक करते हैं एयर टाइट कंटेनर में। क्यों एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं, ताकि ये अपना जो क्लोरीन जो है वो स्मेल लूज ना कर दे। ठीक है, अब देखो अब प्रिपरेशन हो गया इसका, प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं इसका, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी में क्या है, आप लोग ब्लीचिंग पाउडर सभी देखे होंगे, कैसा कलर का होता है, ध्यान में आ रहा है कुछ, तो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, या येलोइश वाइट बोल सकते हो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज में है कि इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर, ये येलोइश वाइट पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका स्मेल देखते हो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, वो क्लोरीन का स्मेल होता है, यानी इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अरे जो नाला वगैरह में डालते हो उसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो जो स्मेल आते रहता है उससे क्यों आता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। ये किस चीज़ का स्मेल रहता है, तो क्लोरीन का स्मेल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला में क्या बात करेंगे कि इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन, गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू फ्री लाइम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो अगला पॉइंट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देखें कि कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, ध्यान में रखिएगा, हॉट वाटर में नहीं, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन, जैसे ही आप इसको ठंडे वाटर में पानी में रखोगे तो कैसा सॉल्यूशन में, दूध की तरह सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्यों हुआ, तो ड्यू टू फ्री लाइम प्रेजेंट इन इट, जो CaO प्रेजेंट है इसमें उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, तो चौथा प्रॉपर्टी में है रिएक्शन विद CO2, यानी CO2 के साथ रिएक्शन करता है। अभी जो ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे उसका यहाँ पे जिक्र आएगा। देखो क्या बोला गया कि जो CaOCl2 है इसको जैसे ही हम लोग कहीं पे डालते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, और ये बना क्या देता है, तो CaCO3 और प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से निकलने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, वही आपके नाक तक पहुँचता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका। ठीक है,
तो क्या बोला जाएगा कि जैसे ही व्हेन एक्सपोज टू एयर जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कहाँ से क्लोरीन गैस हुआ, तो जो क्लोरीन गैस हम लोग ऊपर में देख रहे थे इसमें जो प्रेजेंट है वही क्लोरीन गैस यहाँ से निकलने लगता है। ठीक है, यहाँ से निकलने लगता है। तो ये आपको देखने को मिल गया कि जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरह का कांड ये करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब आप इतना छाप लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में इसका क्या है, तो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो पहले आप उसको देख लो, पूरा सीक्वेंस वे में हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl हो गया या H2SO4 हो गया, तो इन सभी के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या देखा गया, तो यह देखा गया कि जितना भी क्लोरीन गैस इसमें प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। ठीक है, यानी यह बोला गया कि जो CaOCl2 है इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा दिए, HCl के साथ। तो क्या देखने को मिलता है, ये क्या बना देता है, CaCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस पूरी तरह से निकल जाता है। या मान लेते हैं इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तब भी हम लोग क्या देखते हैं कि किस चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, CaSO4 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस पूरा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसे ही हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एसिड में डाल देते हैं, तो तब भी कौन से गैस का एवोल्यूशन होते रहता है, क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये इतना इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी मैंने आपसे चर्चा किया है। अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं कि यूजेज कहाँ कहाँ हम लोग इसका करते हैं, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसको आप छाप लीजिए। अब आगे में नेक्स्ट हेडिंग आप क्या दे दोगे, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो यूजेज में क्या क्या देख लेंगे हम लोग, तो सबसे पहला यूज़ देखो, होली खेलते हो, होली में क्या होता है, कुर्ता पैजामा पहनते हो, कुर्ते पैजामा पे मान लेते हैं कि रंग लग गया। अब चाहते हो आपकी इस रंग को हटा दे पूरी तरह से, पूरा का पूरा रंग उजला का उजला कुर्ता हो जाए, तब क्या करो, बाज़ार में जाओ, बाज़ार में जाने के बाद वहाँ से आप ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाओ और पानी में थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर को डालो। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर को डालने के बाद आप उसमें क्या कर दो, अपने कुर्ते को डालो, ऐसे ऐसे 2 मिनट 3 मिनट रखो और बस निकाल दो, कुर्ता आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, उजला हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहला हम लोग क्या बात कर सकते हैं इसमें, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, या इट इज़ यूज्ड फॉर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग कलर्स ऑफ होली। ठीक है, समझ में आ जाएगा। दूसरा सेकंड हम लोग इसका यूज़ में क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच वगैरह करने के लिए। देखना जो आप ब्लीच वगैरह शादी वगैरह में दूल्हा दुल्हन करवाते हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच का आता है उसमें भी क्या रहता है, इसका ये रहता है। तो कपड़ा का ब्लीच करने के लिए, कॉटन का ब्लीच करने के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक लाइन और में क्या लिख देंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला में 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि वाटर का प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो क्या लिख देंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ताकि ये वायरस वगैरह जो भी है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट, जर्म्स वगैरह जो भी प्रेजेंट है वो उसमें से क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, यानी जर्म्स फ्री करने के लिए क्यों करते हैं, तो जर्म्स फ्री, क्योंकि ये जर्म्स वगैरह को भी क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो एक यूज में यह भी बन जाएगा, इट इज़ यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला यूज में इसका क्या लिखेंगे कि इट इज़ यूज्ड इन
मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के भी मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह देख लिए कि क्या क्या यूजेज इसका होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक इसमें जो स्टार्ट होता है वो कौन सा है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में POP भी बोलते हैं इसको प्यार से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब देखो इसमें भी उसी तरह से जो जैसे हम लोग पहले पढ़ते चले आ रहे हैं उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्या देखते थे हम लोग इसका, कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखो इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, या इसको और क्या लिखते हैं तो 2CaSO4.H2O। सब बताऊंगा क्यों आखिर ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आधा पानी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए जो बैलेंसिंग वाला हमने आपको सिखाया था, क्या बोले थे कि पूरे में 2 से गुना कर दो। ठीक है, 2 से गुना करोगे तो 2 इधर आ जाएगा बस। ठीक है, तो 2CaSO4.H2O। दूसरा इसका कॉमन नेम केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम पढ़ो क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, आधा को हेमी, वाटर को हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, खुद से लिख लोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, और तीसरा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम ऊपर में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, इसका जैसे पढ़ते आ रहे हो सबसे पहले उसके बारे में ये सब, फिर उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर यूजेस देखते हैं, काम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ये सब पूछता है क्वेश्चन प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि किस तरह से आखिर हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है कि प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है उसको हीट कर देते हैं, यानी इट इज़ प्रिपेयर्ड, पहले एक लाइन लिख दे रहा हूँ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, GYPSUM, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस इन ए लिन। ठीक है, लिन एक कंटेनर होता है, उसमें हम लोग हीट कर देते हैं। ठीक है, जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 100 डिग्री पे ही क्यों करते हैं, सब कुछ का जानकारी मिलेगा। पहले आप इसको पूरे रिएक्शन को देखिए। तो सबसे पहले जिप्सम किसको बोलते हैं, देखो जो CaSO4.2H2O है। ठीक है, CaSO4.2H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। बाकी यूजेज वगैरह में आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोला गया इसको, कि क्या कर देते हैं हम लोग, हीट कर देते हैं कितने पे, 373 केल्विन या 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या देखा गया कि किस चीज़ का प्रिपरेशन हो जाता है, CaSO4.12H2O का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, CaSO4.12H2O प्लस इसमें से 2 H2O था, उसमें से आधा इसमें रह गया, तो कितना बच गया, 3/2 H2O, ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रिपरेशन हो गया। जो यहाँ पे ये बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा इसको, कि क्या बोला गया कि जिप्सम को हम लोग हीट कर देते हैं कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस चीज़ का प्रिपरेशन हो जाता है, तो प्रिपरेशन हो जाता है CaSO4.12H2O का। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका हम लोग क्या पढ़ते थे, तो प्रॉपर्टीज़ इसका क्या क्या है, तो हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है यह कि इट इज़ ए वाइट पाउडर, इट इज़ ए वाइट पाउडर। ठीक है, क्वेश्चन भी आज 5-6 करवा दूंगा ताकि, और उसके बाद लास्ट में आप जानते हो कि आज लास्ट लेसन है इसका, ख़त्म हो गया ये, तो 100 क्वेश्चन में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उतना देख लोगे तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज़ में इसका क्या है कि इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू, दिख रहा है, इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ
सेटिंग इनटू हार्ड मास व्हेन वेट विथ वाटर। आप देखते हो कि जाकर के कभी हाथ वगैरह टूट गया तो जो प्लास्टर करवाते हो वो यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होता है, सेटिंग इनटू हार्ड मास। देखते हो कितना हार्ड हो जाता है प्लास्टर करवाते हो, तो कब होता है वो, तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तब ये क्या हो जाता है, हार्ड मास में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि इट शुड बी स्टोर्ड, ये प्रॉपर्टी में ही मैं लिख दे रहा हूँ, इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब बोलो कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, तो इसका सुन लीजिए। देखो क्या बोला गया कि जैसे ही इसमें पानी के कांटेक्ट में आता है ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, अगर मॉइस्चर प्रूफ नहीं रहा, उस कंटेनर में मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड मास में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका किसी यूज़ का वो नहीं रह जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि क्यों रखते हैं हम लोग इसको, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा क्यों उसको स्टोर करते हैं हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने का मकसद सिर्फ यही है कि क्या हो, ये हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ये तीन ही इसका प्रॉपर्टी है। अब हम लोग इसका बात कर लेते हैं किस चीज़ का, यूजेस के बारे में, तो इतना आप छाप लीजिए। नेक्स्ट इसका यूजेज, यानी यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हेडिंग दे दीजिए यूजेज ऑफ PFA। देखो यूजेज में इसका क्या क्या हो जाता है, तो सबसे पहला अगर इसका यूज़ की बात करोगे तो सबसे पहला इसका यूज़ यह होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ वगैरह, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ वगैरह जो भी होता है, या पॉटरी कह सकते हो, उसको बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं ETC। दूसरा यूज़ में इसका हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी मॉडल्स वगैरह होता है, बहुत सारा देखते होंगे कि मॉल वगैरह में जाओगे तो लगा हुआ रहेगा, तो वो सब भी हम लोग इसी का ही बनाते हैं, यानी मॉडल्स कह सकते हो, या अदर डेकोरेटिव मटेरियल लिख देते हैं सीधा, अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, उसको हम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा में कि प्लास्टर के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर कब, जब आपका हैंड्स वगैरह टूट जाता है तब, ब्रोकन हैंड्स या ब्रोकन बॉडी पार्ट्स लिख देता हूँ सीधा, ब्रोकन बॉडी पार्ट्स के लिए, हाथ हो गया पैर हो गया, अगर ये आपका टूट जाता है तब हम लोग उसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि देखो, क्योंकि जब मान लेते हैं कि इस तरह से आपका हाथ टूटा है, भैया ये ऐसे करके पूरा ये यहाँ ये वाला मान लो कि ये टूटा हुआ है, अब जिस पोजीशन में है मान लेते हैं कि इस पोजीशन में लाना है, तो क्या करेगा वो डॉक्टर, यहाँ पे ऐसे प्लास्टर कर देगा, प्लास्टर कर देगा तो क्या होगा, हिले डोलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम होता है उसके लिए दवा देता है डॉक्टर की, कैल्शियम दे रहे हैं वो, या जो दवा देता है उसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे जो टूटा हुआ है वो भरने लगता है। अब देखो जब जिस समय वो भर रहा था उस समय अगर ये हिल गया गलती से भी तो क्या होगा, वो फिर से अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या कर देता है डॉक्टर कि हिले डोले नहीं अपने पोजीशन से, इसीलिए हम लोग इसको प्लास्टर कर देते हैं, यानी डॉक्टर लोग इसको प्लास्टर कर देता है ताकि अपने ये पोजीशन में रहे, और जब ये अपने पोजीशन में रहेगा तब क्या कह सकते हैं कि दवा का असर इस पर अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्लास्टर का यूज़ करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं किस चीज़ क्या करने के लिए, प्लास्टरिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चौथा यूज़ में क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल, यानी फायर प्रूफिंग मटेरियल वगैरह में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पाँचवा में क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी वगैरह में जो छोटा छोटा गैप छोटा छोटा गैप्स है, मान लेते हैं एयर गैप्स वगैरह, होल हो गया है, तो उसको एयर टाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जब जहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ होल वगैरह हो गया है तो वहाँ पे आप क्या कर दो, सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस को ले जा करके उस पर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद सूखेगा, वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे भी पानी में डालने के बाद क्या देखा गया कि ये कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज
for sealing the air gaps in apparatus to make it एयर टाइट, यानी हवा वगैरह उसके अंदर नहीं जाए, उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना यूजेज हो गया किस चीज़ का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब आखिरी टॉपिक जो इसमें आता है निकल करके हमारे पास, वो क्या है कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो जिप्सम होता है उसमें कितना होता है, सॉरी जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे हाफ H2O, तो ये हाफ H2O लाना पॉसिबल नहीं होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे में मैं क्वेश्चन इस पे करवाऊँगा किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि क्या होगा अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तो देखो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप हीट करोगे तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था CaSO4, एक क्वेश्चन ऊपर में लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखोगे कि व्हाट विल हैपन इफ़ जिप्सम इज हीटेड एबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी CaSO4.2 H2O है, इसको हीट कर रहे हैं एबव। क्वेश्चन यही है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ये जिप्सम इज हीटेड एबव 100 डिग्री सेल्सियस। देखो जैसे ही आप एबव 100 डिग्री सेल्सियस को से हीट करते हो तो जितना भी पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, यानी +2 H2O। ठीक है, पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा जब, तो क्या होगा, जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। और जब ये डेड हो गया, डेड बर्न प्लास्टर बच गया, तब हम लोग, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह बिहेव नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपका यूजेज अभी देख रहे थे उसकी वो उसमें यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी ये पूछ दिया कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल करके आ सकता है कि हाउ POP हेल्प्स इन सीलिंग स्मॉल गैप्स, तो क्या बोले कि जैसे ही इसको हम लोग लगा करके छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है CaSO4.5 H2O में जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो तो क्या होता है, वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में डाल करके उसको क्या कर दो, इस तरह से, कभी प्लास्टर हुआ होगा तो आप देखे होगे कैसे करता है, तो वहाँ पे आप जैसे ही जहाँ पे भी होल है लगा दोगे तो वो उसको सील कर देता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से क्या निकल सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ जिप्सम इज हीटेड एबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फोर्थ में क्या बोले कि CaSO4.5 H2O पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा पानी क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि बैलेंस करने के लिए क्या बोलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 CaSO4, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात यही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आधा है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान में रहना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक हम क्या बोल रहे थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट टॉपिक के रूप में मैं आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या बोला गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था किसी भी कंपाउंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल में, या इसमें एक और भी मैं बात लिख देता हूँ, बोल देता है हाइड्रेटेड साल्ट। अब ये हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है, देखो हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं कि द साल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी द साल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वैसा कोई भी साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में CaSO4
0.2H2O। ठीक है, अभी अभी देख रहे थे। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं, बोल दिया Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि बोल दिया CuSO4.5H2O। ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि FeSO4.7H2O। ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुआ, हाइड्रेटेड साल्ट क्या हुआ, तो ऐसा कोई भी साल्ट, ये सारा का सारा साल्ट है, तो जो कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट इसके बारे में, फिर 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लें कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक इससे। अब देखो, इसमें सबसे पहला आपसे पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो पहला में इसका क्या देख ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेट्स एलिमिनेटेड, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में CaSO4.2H2O है। ठीक है, CaSO4.2H2O है, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 अलग और प्लस 2H2O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जितना एग्जांपल पहले लिया उसको हीट करके प्लस उतना आप आगे में लिख सकते हो। ठीक है, फिर नोट पॉइंट में एक और भी बात क्या कर ले रहे हैं कि देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है gives the crystals of salt their shape या कलर्स। ठीक है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उसका शेप के बारे में तो अभी अभी देख लिए थे कि पहले वो क्या था और बाद में वो डेड बर्न प्लास्टर वगैरह हो गया था। ठीक है, दूसरा में इसका कलर में भी चेंजिंग हो जाता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होने की वजह से उस कंपाउंड में उसका कलर होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लेते हैं हमारे पास है CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O, इसका कलर जो होता है अभी एक ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का, ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट कर देते हो और ये बन जाता है क्या, CuSO4+5H2O, तब यह जो कलर हो जाता है ये कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में। तो क्या कह सकते हैं कि जब तक इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तब तक इसमें कलर था, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के चले जाने की वजह से इसका कलर इसमें से गायब हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि FeSO4 कितना था, 7H2O। ठीक है, तो इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, FeSO4+7H2O साइड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसका कलर देखोगे तो ये FeSO4.7H2O था, तब इस समय इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और जैसे ही इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो ये कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो कलर इसमें था वो किसकी वजह से था, वो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट में और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वह नोट पॉइंट क्या है कि देखो, यह बोला जाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए साल्ट, इट इज not free water, so it does not wet the salt, यानी दैट इज क्या बोल सकते हैं कि remains dry। कभी कभी आपको यह प्रश्न आ गया मन में कि उसमें पानी प्रेजेंट है, तो पानी प्रेजेंट होने की वजह से वो तो गीला रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोला गया उसके बारे में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो पार्ट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो भी इसमें है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, पार्ट नहीं कहने का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट फ्री नहीं, अलग, ऐसा नहीं है कि पानी उसमें अलग है और ये अलग है, वो बिल्कुल साथ में ये है, तभी ये पूरा कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, और पूरा का पूरा ये सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि पानी है तो ये लिक्विड फॉर्म में रह गया, पूरा सॉलिड फॉर्म में है। वही इस बात में हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं ताकि संदेह आपका पूरा मिट जाए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट
ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए साल्ट, इट इज़ नॉट फ्री वाटर, और ये फ्री वाटर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सो इट डज़ नॉट वेट दी साल्ट, यानी वो सूखा का सूखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें देख ले रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 2-4 क्वेश्चन करूँगा, बाकी क्वेश्चन को मैं आपको डाल दूँगा। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में क्या क्या पूछा गया है अभी तक में। तो देखो, सबसे सम सोर्ट CBSE का क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या है, टूथ इनेमल वाला है, इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, कैसे डैमेज हो जाता है मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है पीछे में, बस देख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ छूट गया। बेकिंग पाउडर क्या है, हाउ डज इट मेक द केक्स, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अभी बताए हैं। हाउ वुड यू शो दैट ब्लू कॉपर सल्फेट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी जस्ट यहाँ पे हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको लिख देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला है कि राइट दी केमिकल फार्मूला फॉर वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला लिखिए। हाउ मे इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, से कैसे ऑब्टेन होता है, सब कुछ हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो एक इंडस्ट्रियल यूज उसका लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 5-7 करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट में है कि 7-8 में पूछा गया है कि राइट दी केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, कैसे प्रिपेयर होता है, और इसको हम लोग फॉरवर्ड पर्पस इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ब्लीचिंग पाउडर का यह प्रिपरेशन ऐसे होता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, एक कॉमन एंड केमिकल नेम लिखिए उसका। ठीक है, जब उसको मिक्स करते हैं हम लोग पानी में, तो पूरा का पूरा आपको कराया हुआ है पीछे में अभी। नेक्स्ट में है कि एक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। देखो ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उठा करके कैसे पूछ सकता है कि एक कंपाउंड है जो प्रिपेयर होता है जिप्सम से। ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो हार्ड हो जाएगा, कब, जब वो पानी से मिलता है तब। तो कौन सा कंपाउंड है वो, तो अभी बताएं प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और फिर उसमें पूछ देगा क्या कि राइट दी केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि हाँ कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डालने के बाद हार्ड हो जाता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हो। फिर उसका जब आप डील कर लोगे कि हाँ ये है, कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उसका प्रिपरेशन बताइए, और हॉस्पिटल में किस लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं उसके बारे में लिखिए। तो किस लिए आपको बता दिए अभी कि क्यों यूज़ किया जाता है। फिर है कि वाई डज टूथ डीके स्टार्ट, ये सब तो क्वेश्चन डायरेक्टली किया हुआ है। नेम दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो अब पीछे रिएक्शन आपको लिखा गया है कि क्या होता है, कि राइट द रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसको लिखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अभी पीछे पढ़े थे कि डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। फिर है विच बेसेज आर कॉल्ड अल्कली, गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कली। राइट दी नेम एंड केमिकल फार्मूला, सारा क्वेश्चन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेंशन मत लो। ठीक है, राइट दी नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट, इतना देख रहे हो, सब कुछ आपको पूरा का पूरा पीछे में आया हुआ है जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जितना भी आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे सारा आपको ऐसा लगा कि हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से भावा हो चुके हैं। रीजन बताना है टूथपेस्ट वगैरह का, एडिंग बेकिंग पाउडर टू मेक इट सॉफ्ट एंड क्यों यूज करते हैं, सब कुछ पीछे लिखा हुआ है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोरीन गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ड्राई हाइड्रोजन कलर यानी ड्राई HCl जो होता है वो क्यों इसको में कलर को चेंज नहीं करता, ये भी हमने आपको पीछे में डिस्कस किया हुआ कि ड्राई में क्या होता है कि एसिड H+ कब देता है, जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ड्राई है, तो ड्राई होने की वजह से H+ में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं टूटेगा, और H+ में नहीं टूटेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी सिंपली इसमें यह लिखे हैं कि HCl डज नॉट गिव H+ आयन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, हेंस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। व्हाट इज मींट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारा क्वेश्चन आपको पीछे में किया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो, तो सारा का सारा पूरा आपको भावा बना दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से बस पढ़ लो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced along with the liberation of two gases X and Y. The gas X burns with a pop sound, तो X कौन सा हो जाएगा, पॉप साउंड के साथ कौन जलता है, हाइड्रोजन।
वेयर एज वाई इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा गैस यूज होता है, तो क्लोरीन। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि एक्स और वाई क्या है बताइए, तो एक्स हाइड्रोजन है, वाई क्लोरीन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आप लिख दोगे कि केमिकल इक्वेशन पहला है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉमन साल्ट यानी NaCl के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे। और दूसरा आपको क्या लिख देना है कि जो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर यानी इसमें कौन सा ब्लीचिंग पाउडर वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सारा का सारा इधर टूथ डिके वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक चीज़ आपको पीछे में बताया गया है। आप पूरी तरह से आप इस चैप्टर से आप मुक्त हो जाते हो। अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो।